हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। आज 6 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। ये जो कक्षा है वो हफ्ते के सातों दिन आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा की। आज के दिन क्या खास घटनाएं हुई, पहले मैं आपको थोड़ी सी वो बता देता हूं, उसके बाद में हम कुछ महान हस्तियों के बारे में बातचीत करेंगे। आज के दिन ही यानी कि 6 जुलाई 1885 के दिन ही क्या हुआ था, लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। रेबीज का टीका सभी को पता है, रेबीज एक रोग होता है, किसकी वजह से होता है आपको कमेंट में बताना है। इस रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया था? लुईस पास्चर ने। और यही है वो व्यक्ति जिसने रेबीज के टीके का आविष्कार किया। आज ही का दिन था वो जब इसने ये कारनामा करके दिखाया था। ऐसा कहा जाता है कि आज ही का दिन था 6 जुलाई 1944 में महात्मा गांधी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता कहा। लेकिन इसके एविडेंस हमें बहुत ही कम मिलते हैं और ये क्वेश्चन भी उठता है कि क्या वास्तव में उन्होंने कहा था या नहीं कहा था। इसके लिए हमें इतिहास को खंगालना होगा और हमें अपने लिटरेचर्स, अपनी जो भारतीयों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं उनको पढ़ना होगा। आज ही का दिन था 2002 में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अब्दुल कादिर की हत्या की गई थी। ठीक है, तो चलो अब हम कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखने वाले हैं। आज के दिन जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारत का मान बढ़ाया है विश्व स्तर पे, उन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे। ये कौन है? ये हैं सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू, आपने जरूर नाम सुना होगा भारतीय निर्वाचन आयोग का। कभी कभी उसे हम क्या बोल देते हैं? भारतीय चुनाव आयोग बोल देते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए हैं ये। और इनकी इस भारतीय निर्वाचन आयोग में क्या भूमिका है, तो ये क्या है? चुनाव आयुक्त हैं। अभी चुनाव आयुक्त की भूमिका निभा रहे हैं चुनाव आयुक्त। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय निर्वाचन आयोग में दो चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यहां पर आप देख लीजिए, राजीव कुमार आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है ना? जब हम इनकी बात करते हैं तो ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं अगर जिक्र करूं तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में ये हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका निभा रहे हैं और 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं ये राजीव कुमार। और इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार कब संभाला था? 15 मई 2022 को ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे और वर्तमान तक भी ये बने हुए हैं। इन्हीं के सानिध्य में हाल ही में लोकसभा चुनावों का आयोजन किया गया जिसमें एनडीए की सरकार अब बनी है।
अब जैसे बात करते हैं, ये जो नीचे आपको दो फोटो दिखाई दे रही होगी, ये कौन कौन है? तो इनका नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, सुखबीर सिंह संधू। और ये जो आपको साथ में दिखाई दे रहे हैं इस साइड में, इनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ये दोनों के दोनों ही क्या हैं? ये चुनाव आयुक्त हैं। मैंने अभी आपको बताया था, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो चुनाव आयुक्त की भूमिका निभा रहे होते हैं। अभी चुनाव आयुक्त बने हैं ये, और जब ये चुनाव आयुक्त बने थे, मार्च की बात है, इनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए थे। इनकी नियुक्ति को लेकर याचिकाएं भी लगाई गई कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने इनकी नियुक्ति को गलत नहीं माना, इसी वजह से इनको नहीं हटाया। लेकिन याचिका में कहा गया था कि इनकी नियुक्ति बड़ी जल्दबाजी में हुई है, इन्हें हटाया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। सुखबीर सिंह संधू जो हैं, इनका जन्म 6 जुलाई 1963 को हुआ था। ये भी भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, और ये चुनाव आयुक्त कब बने थे? 4 मार्च 2024 को बने थे। इन्हीं लोकसभा के चुनाव से पहले इनको बनाया गया था। उससे पहले 1 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक ये क्या रहे थे? ये लोकपाल की भूमिका में रहे। लोकपाल कब से कब तक रहे? 1 फरवरी 2024 से लेकर 13 मार्च 2024 तक ये लोकपाल भी रहे थे। उससे पहले ये उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रहे। आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो इनको। तो चलिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, एक प्यारा सा पूछा जा सकता है, और बहुत ही आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पॉलिटी का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का प्रावधान करता है? चुनाव आयोग, जिसे हम क्या बोल देते हैं? इलेक्शन कमीशन बोल देते हैं इंग्लिश में। और इसका एक नाम आपने और भी पढ़ा होगा, निर्वाचन आयोग। तो जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा 324 अनुच्छेद, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इस चुनाव आयोग में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन अब 3 लोग होते हैं इसमें। परिवर्तन इसमें होता चला गया, जिसकी कहानी मैंने आपको बड़े विस्तार से बताई हुई है। जब हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की या फिर दोनों चुनाव आयुक्तों की, तो फिर इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको ये बखूबी पता होना चाहिए कि इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये जो 3 लोग हैं, इनकी भी नियुक्ति, आगे कोई और बनेगा उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। क्लियर है आपको ये बात? तो 103 के तहत क्या कहा गया है, इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई भी निर्णय देने से पूर्व निर्वाचन आयोग की राय लेगा, ऐसा कहा गया है। किसमें? 103 नंबर अनुच्छेद में। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 315 की, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यूपीएससी के बारे में तो आपने सुना होगा। यूपीएससी की बात करें, चाहे स्टेट पीसीएस की बात करें, तो इनका प्रावधान किया गया है। यानी कि ये जो आयोग हैं, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम इंग्लिश में यूपीएससी कह देते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे हम स्टेट पीसीएस कह देते हैं, इनकी गठन की बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 315 में। क्लियर है? जब हम 326 की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है कि वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है। वयस्क मताधिकार को मान्यता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आप लिखेंगे अनुच्छेद 326। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था।
अब हम चलते हैं, इनके बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। इनको कहा जाता है दलाई लामा। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे, दो क्वेश्चन है आपके लिए। दलाई लामा किस चीनी प्रांत के निर्वासित नेता हैं जो भारत में रह रहे हैं? जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा तिब्बत, तो आपने बहुत ही सटीक जवाब दिया है इस क्वेश्चन का। 1949 में तिब्बत पर जब चीन ने आक्रमण कर दिया था, उसके बाद से वहां पर क्या है, एक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई थी। चीन के हमले के बाद परम पावन दलाई लामा से कहा गया था कि वह पूर्ण राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले लें और उन्हें दलाई लामा का पद दे दिया गया था। चीनी यात्रा पर शांति समझौता और तिब्बत से सैनिकों की वापसी की बात को लेकर 1954 में वह माओ जेडांग, डेंग जियोपिंग जैसे कई चीनी नेताओं से बातचीत करने के लिए बीजिंग भी गए थे। दलाई लामा के शांति संदेश, अहिंसा, अंतरधार्मिक मेल मिलाप, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व और करुणा के विचारों को मान्यता के रूप में 1959 से अब तक उनको 60 मानद डॉक्टरेट पुरस्कार दिए जा चुके हैं। ठीक है ना? तो ये तिब्बत से निर्वासित हुए और भारत में रहने लगे। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो दलाई लामा से मैंने पूछे हैं, वो आपके इंपॉर्टेंट हैं और पूछे भी गए हैं। ये कौन से नंबर के दलाई लामा हैं? तो ये 14वें नंबर के दलाई लामा हैं। वर्तमान में ये कहाँ पर रहते हैं? तो आप कहेंगे धर्मशाला में। और ये धर्मशाला कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, धर्मशाला। ठीक है ना? वहीं पर रह रहे हैं दलाई लामा। बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, आपको पता ही होगा। बौद्ध धर्म दुनिया के धर्मों की अगर बात की जाए तो चौथा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। बौद्ध धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं उन्हीं को दलाई लामा कहा जाता है, और ये 14वें धर्म गुरु हैं बुद्धिज्म के। लेकिन जब हम बात करते हैं इनके बारे में, इनका नाम पूरा आपको पता है क्या? ये वैसे तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष भी हैं और तिब्बत के जो लोग बुद्धिज्म को मानते हैं उनके आध्यात्मिक गुरु भी हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 6 जुलाई 1935 को हुआ था, तिब्बत के तख्ते सेर क्षेत्र में। एक किसान परिवार में जन्मे थे। इनका जो बचपन का नाम है वो क्या है? लहामो थोंडुप, ये इनका बचपन का नाम है। और जब ये यहाँ पर आए थे भारत में, उस समय तो ये जवान थे, आज की बात नहीं है, बड़े लंबे समय से भारत में रह रहे हैं। और इनके नाम का अर्थ जो है ना, लहामो थोंडुप का मतलब होता है मनोकामना पूरी करने वाली देवी। बाद में इनका नाम बदल दिया गया था और इनका नाम रखा गया तेंजिन ग्यात्सो। ठीक है? और ऐसे कहा जाता है कि इनको 13 साल की उम्र में ही क्या बना दिया गया था? सॉरी, इसमें ऐसे बोलेंगे बहुत छोटी उम्र के थे ये जब इनको दलाई लामा बना दिया गया था। और एक दलाई लामा इनसे पहले हुए थे जिनको कहा जाता है थुबटेन ग्यात्सो, और उनको ग्यात्सो का अवतार माना गया है। 6 साल के अंदर इनको शिक्षा दी गई थी। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? तो आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको भी। अब चलो चलते हैं हम नेक्स्ट। आज इनका भी जन्मदिन है। इनका नाम क्या है? मालाथी कृष्णामूर्ति हौला, इनका आज जन्मदिन है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध रही हैं? ये हमारे भारत की सुप्रसिद्ध पैरा एथलीट हैं। पैरा एथलीट, इनका पूरा जो अंग है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, ये दिव्यांग हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे भारत का नाम विश्व पटल पर चमकाया। इनका जन्म आज ही के दिन 6 जुलाई 1958 को हुआ, बेंगलोर में, जिसे हम बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। और बेंगलुरु किसकी राजधानी है? तो ये कर्नाटक की राजधानी है।
इनका भी आज जन्मदिन है। बहुत सारे इनको पुरस्कार भी मिले। और एक क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं तो बताएंगे क्वेश्चन? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मालाथी कृष्णामूर्ति होला को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्जुन अवार्ड इनको कब दिया गया था? आपको ऑप्शन में बताना है जल्दी से। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा? अगर आपने लिखा होगा ना 2001, तो आपने ये बिल्कुल ठीक बात लिखी है। बहुत ही बढ़िया। और ऐसा कहा जाता है कि इनको एक पुरस्कार और भी दिया गया था, पद्मश्री। 2001 की बात है। और ये पद्मश्री हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। उन्होंने साउथ कोरिया, बार्सिलोना, बीजिंग में हुए पैरा ओलंपिक खेलों में कई मेडल जीते और भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया था। लेकिन जैसे हम बात करते हैं शारीरिक अक्षमता की, लेकिन ये वैसे देखा जाए तो अक्षम है, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी भी इस तरह का प्रदर्शित नहीं किया, बल्कि एक भारत का प्रतिनिधित्व किया। जो लोग स्वस्थ हैं वो अपनी असफलता का दोष किस्मत को दे जाते हैं, लेकिन इन्होंने वैसा बिल्कुल भी नहीं किया। पूरा शरीर इनका लकवाग्रस्त होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी किस्मत को कभी भी नहीं कोसा। और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मिलता है। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलो चलते हैं हम आज के दिन जिन महान हस्तियों का जन्म हुआ था, जिनकी आज के दिन मृत्यु हुई थी, जिन्होंने अहम योगदान दिया हमारे भारतवर्ष के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जिनकी आज जयंती है। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद में थोड़ा सा इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई थी? ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इन्होंने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। आपको पता होगा, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया हुआ है। तो जल्दी से बताएंगे आप। अगर आपने लिखा होगा 21 अक्टूबर 1951, तो आपने ये बिल्कुल ठीक लिखा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के साथ सलाह मशवरा करते हुए इस पार्टी की स्थापना की थी। आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक, जिनको गुरुजी के नाम से जाना जाता है, इनके साथ इनके अच्छे संबंध रहे। इनके साथ इन्होंने पार्टी बनाने का सोचा, और जब इन्होंने पार्टी बनाई, उस पार्टी का इन्होंने चुनाव चिन्ह क्या रखा था? दीपक रखा, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। इस भारतीय जनसंघ के मुख्य मुद्दों की जब बात की जाए, तो देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता इनके मुद्दे रहे। और जैसे बात करते हैं, गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, यह भी इनका एक मुद्दा था। पूर्ण प्रतिबंध। ये दोनों के दोनों मुद्दे अभी तक पेंडिंग है, अभी तक नहीं किए गए। इनका एक मुद्दा यह भी था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर देना। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना। ये जो है धारा 370, ये तो हटा दी गई। भारतीय जनता पार्टी की ये आप कह सकते हैं एक जीत है, जनसंघ की ये जीत रही। उनका मुद्दा ये पूरा हुआ। बीजेपी का जब ये दूसरा कार्यकाल चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 2019 में उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाते हुए जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया। यूटी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। धारा 370 जैसे हटाई गई, अमित शाह ने राज्यसभा में ये पेश किया था 5 अगस्त 2019 में, और उसी दिन ये पारित भी हो गया। लोकसभा में अगले दिन
6 अगस्त 2019 को पेश किया गया था और 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी भी दे दी। इस प्रकार से ये धारा 370 हटी और भारतीय जनसंघ का ये एक अहम मुद्दा था। और जैसे हम बात करते हैं, जब ये आम चुनाव हुए थे, पहले आम चुनाव, आप सभी को पता है 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए। इन चुनावों में जनसंघ ने भी अपने कैंडिडेट उतारे थे और इनकी जो पार्टी ने कितने कैंडिडेट जिताए, 3 कैंडिडेट जीत कर आए थे इस पहले आम चुनाव में। 2 तो पश्चिम बंगाल से थे। पश्चिम बंगाल में कौन-कौन से थे? वो 2 व्यक्ति जो सांसद बनकर आए पहली लोकसभा के लिए। एक तो इन्हीं का नाम आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जो कि कोलकाता साउथ ईस्ट से जीत कर आए थे। और दूसरे व्यक्ति थे दुर्गाचरण बनर्जी। और एक जो थे वो थे राजस्थान से। राजस्थान में एक सीट थी चित्तौड़ सीट, वहां से उमा शंकर त्रिवेदी जीत कर आए थे। तो शुरुआत में इनकी ये कहानी रही। और ऐसे कहा जाता है कि जब ये टाइम पीरियड चल रहा था उस समय वहां पर परमिशन लेनी पड़ती थी, जिस तरह से होता है ना पासपोर्ट टाइप में, उस तरीके का प्रोसीजर चलता था जम्मू कश्मीर में। और इसी वजह से कहा जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां पर गए हुए थे और बाद में उनको क्या कर लिया गया, 11 मई 1953 को गिरफ्तार कर लिया गया था। 11 मई 1953 को जम्मू कश्मीर में जब इन्होंने एंट्री की थी बिना परमिट के, उस समय वहां पर अब्दुल्ला सरकार थी और अब्दुल्ला सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि 40 दिन बाद में इनकी मृत्यु हो गई। 30 23 जून 1953 को इनकी निधन की खबर सभी को मिली थी। ठीक है ना। और मूल रूप से कहां से बिलोंग करते थे, तो ये कोलकाता से थे, पश्चिम बंगाल से। और वहीं से इन्होंने जीती भी सीट भी। 1901 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। और मैंने आपको बताया कि जब ये जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के गए थे, वहां पर इनको गिरफ्तार किया गया। 40 दिन के बाद खबर मिली कि इनकी जम्मू कश्मीर में मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इनके पिताजी का नाम आशुतोष मुखर्जी था। जब उनके बारे में हमने बात की थी तब मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। यही वो जनसंघ है जिससे जनता पार्टी के रास्ते खुले। वही जनता पार्टी है जिससे भारतीय जनता पार्टी के रास्ते खुले। मैंने बड़े प्यारे ढंग से आपको पहले भी समझाया हुआ है कक्षाओं में, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम जान लेते हैं इनके बारे में भी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है लक्ष्मीबाई केलकर। शायद आपने इनका नाम सुना भी हो, अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, आज सुन लीजिएगा। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 6 जुलाई 1905 को। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? ये मूल रूप से महाराष्ट्र से थी। महाराष्ट्र में इनका जन्म नागपुर में हुआ था। इनको किस वजह से जाना जाता है? ये एक समाज सुधारक रहीं। जिस प्रकार हम आरएसएस की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तो था पुरुषों के लिए। उसी की एक महिला विंग की जब बात की जाती है, उस महिला विंग का नाम भी क्या था? आरएसएस ही था। उस आरएसएस का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय सेविका समिति। तो महिला विंग आरएसएस की स्थापना लक्ष्मीबाई केलकर ने की थी। जब आपसे पूछा जाए कि इन्होंने राष्ट्रीय सेविका समिति आरएसएस की स्थापना कब की थी, तो आपको बताना है कमेंट में कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर आपने ऑप्शन डी टिक किया होगा तो बहुत ही बढ़िया बताया है आपने। लक्ष्मीबाई केलकर ने 1936 में महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया। और जिस प्रकार से आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शाखाएं लगती हैं, उसी प्रकार इनकी भी क्या है, शाखाएं लगती है। यहां पर आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, ये राष्ट्रीय सेविका समिति की महिलाएं हैं जो कि शाखा लगा रही है बीच सड़क में। ठीक है। और वो भी बरसात के समय में। तो जैसे हम बात करते हैं लक्ष्मीबाई केलकर को किस नाम से जाना जाता था, इनको
सभी मौसी जी के नाम से पुकारते थे। और इनका वैसे मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका था कमल। ठीक है। लक्ष्मीबाई केलकर के नाम से ये प्रसिद्ध हुई, भारत की प्रख्यात समाज सुधारक। और जैसे हम बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 नवंबर 1978 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो इनके बारे में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, और जैसे आपको ये याद भी रखना है, महात्मा गांधी को ये अपना प्रेरणा स्रोत मानती थी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये चेहरा तो शायद आपने ना देखा हो, लेकिन मैं इनका नाम आपको जरूर बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाए। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये एक सेनानी रहे। ठीक है ना। तो एक अच्छे समाज सुधारक थे ये, और सार्वजनिक नेता रहे। इनका जन्म आज ही के दिन 6 जुलाई 1837 को हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है रत्नागिरी। रत्नागिरी से ये बिलोंग करते थे। समाज में सुधार लाने के लिए इन्होंने अनेकों प्रयास किए। जैसे कि कुछ कुरीतियों की बात करते हैं। विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया था, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया। इस प्रकार के इन्होंने कई कदम उठाए थे, और 24 अगस्त 1925 को इनकी मृत्यु हो गई थी। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने अपने समय के जितने भी सामाजिक आंदोलन थे उनमें अहम योगदान दिया। चलिए, एक क्वेश्चन बताओ। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार के कार्य किए। क्या आप बता सकते हैं उन्होंने किस संगठन के माध्यम से ये धार्मिक सुधार के कार्यक्रम किए थे? तो जल्दी से आपको ये क्वेश्चन बताना है। गलत आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, जल्दी जल्दी से बताएं। प्रार्थना समाज, तो आपने ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, अति उत्तम। बाकी ऑप्शंस के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? आपको इनके बारे में पता है, बाबा साहेब, जिनको हम भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। ठीक है। उन्होंने क्या किया था? बहिष्कृत हितकारिणी की सभा जो थी वो शुरू की थी। तो ये कब की बात है? उन्होंने कब शुरू किया था इसको? तो ये बात है 1924 की। प्रार्थना समाज की जैसे हम बात कर रहे होते हैं, उसमें ये कब की बात है? तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। आत्मीय सभा के बारे में भी आपको बताना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन राय का नाम आता है। राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज, या फिर इसे कई बार ब्रह्मो समाज मिल जाता है पढ़ने को। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना में किस किस का नाम आता है? तो यहां पर आप लिख सकते हैं 1867 में एम जी रानाडे का नाम, जैसे आपसे पूछा ही गया है क्वेश्चन में। और इनके साथ में थे केशव चंद्र, इनका भी सहयोग रहा, केशव चंद्र सेन। और आत्माराम पांडुरंग, ये भी क्या थे? पांडुक्कर बोला जाता है उनको वैसे। इन सबके सहयोग से प्रार्थना समाज की शुरुआत की गई थी। आत्मीय सभा जो है, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है कि किन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। हुआ क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। और इनका तो नाम आपने शायद सुना हो, लेकिन मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपसे हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पे भारत सरकार द्वारा शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति तैयार की गई थी? तो जल्दी जल्दी से बताएंगे कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक रहेगा, कौन सी वो समिति थी। अगर आपने इसमें नाम लिखा होगा ना कोठारी आयोग, तो आपने ये बात ठीक लिखी है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम ही है दौलत सिंह
कोठारी, इन्हीं के नेतृत्व में वो आयोग गठित किया गया था और इनका नाम दौलत सिंह कोठारी है, तो उस आयोग का नाम भी क्या रखा गया? कोठारी आयोग। और 6 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? उदयपुर में। और ये उदयपुर कहाँ की जन्मभूमि है? तो आप कहेंगे ये राजस्थान में है। और इनकी मृत्यु 4 फरवरी 1993 को हुई थी नई दिल्ली में। तो इनके अगर हम राजनीतिक सफर की बात कर रहे हों तो इन्होंने सांख्यिकी, थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित भी अनुसंधान कार्य किए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की वैज्ञानिक नीति में जो लोग शामिल थे उनमें से इनका भी नाम आता है। ठीक है ना? होमी जहांगीर भाभा, मेघनाथ साहा और सीवी रमन, ऐसे लोग जो थे वो भी उनकी उस विज्ञान नीति के शामिल सदस्यों में से थे। डॉक्टर कोठारी के बारे में कहा जाता है कि ये रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनको पद्म भूषण भी दिया गया 1962 में। इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। कब की बात है ये? 1973 में। ठीक है ना? पद्म विभूषण देने से पहले इनको एक पुरस्कार और दिया गया था जिसे हम कह देते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है? और ये पुरस्कार इनको दिया गया था 1966 में। तो आज जयंती है दौलत सिंह कोठारी की, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साइमन आयोग के बारे में तो आपको पता ही है। ये साइमन आयोग भारत में कब आया था? तो ये 1928 में आया था। ठीक है ना? 1928 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो नाम आता है सर जॉन साइमन का। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 लोगों का एक आयोग बनाया गया जिसे साइमन कमीशन कह दिया जाता है। इसमें सातों के सातों ही अंग्रेज थे और ये 1928 में भारत में आए। भारत में आने का उद्देश्य क्या था? 1919 में जो अधिनियम लाया गया था उसकी समीक्षा करने के लिए आए थे ये, लेकिन भारतीयों ने इनका विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय था ही नहीं। तो फिर ये कैसे एनालिसिस करते, कैसे उसकी समीक्षा करते? इसी वजह से भारतीयों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लाला लाजपत राय उसमें अहम भूमिका निभा रहे थे इनके विरोध करने में। लेकिन जब अंग्रेजों ने प्रत्युत्तर में उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी तो लाला लाजपत राय के सर पर भी लाठियां लगी, उनकी छाती पर भी लाठियां लगी थी। परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है? तो ये साइमन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं लिंड से आयोग की, तो ये लिंड से आयोग कब लाया गया था इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? लिंड से आयोग ये 1929 में लाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लिंड से नाम के एक व्यक्ति थे। इसी वजह से इसका नाम भी लिंड से आयोग पड़ा। जब ये आयोग गठित किया गया था उस समय कौन थे गवर्नर? तो नाम आता है इरविन का। ठीक है ना? और इरविन के समय में लिंड से की अध्यक्षता में लिंड से आयोग गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए ये लिंड से आयोग लाया गया था। फ्रेजर आयोग की जब बात की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? फ्रेजर आयोग, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये 1902 में लाया गया था जब यहाँ पर ब्रिटिश वायसराय कर्जन था। ये वही कर्जन था जिसने बंगाल का विभाजन किया था। तो फ्रेजर के नेतृत्व में ये लाया गया था। और जैसे बात करते हैं इस आयोग को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार विमर्श करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में। चलो जी, ये चेहरा शायद आपने देखा भी होगा कभी न्यूज़पेपर में। इनका नाम क्या है? जगजीवन राम। जगजीवन राम, जिनको एक नाम दिया गया था बाबू। इनको बाबू जगजीवन राम से जाना जाता है।
और जैसे हम बात करते हैं मूल रूप से ये कहाँ से थे, इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को हुआ था। कहाँ पर? बिहार में एक चंदवा नाम की जगह पड़ती है, चंदवा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 6 जुलाई 1986 को। अब चलो एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे इन्हीं के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। वर्ष 1977 में जगजीवन राम द्वारा स्थापित उस राजनीतिक दल का नाम क्या है जिसका जनता पार्टी में विलय हो गया था? तो आपको कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा आंसर ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें नाम लिखा होगा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। जनता पार्टी जो है इसका गठन कब किया गया था? 1977 में। थोड़ा सा आपको ये जानना है कि जब इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी उसी समय 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई। 1975 से 1977 तक इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी जब लगाई गई तब सभी विपक्षी पार्टियों ने सोचा कि ये तो गलत हो रहा है, हमें एकजुट होकर कांग्रेस की जो ये इंदिरा गांधी है इनको सत्ता से बाहर करना चाहिए। तो उस समय बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी हुई, उन्होंने एक पार्टी बना ली जिसका नाम उन्होंने रखा जनता पार्टी। इस जनता पार्टी में बहुत सारी पार्टियों ने क्या किया था? अपना विलय किया था, उसी वजह से ये पार्टी बनी। तो जैसे बात करते हैं, एक तो मैंने अभी आपको बताया ही था जनसंघ के बारे में जिसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। और एक मैंने नाम बता दिया कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जिसकी स्थापना जगजीवन राम ने की थी। और एक इसमें थे चौधरी चरण सिंह जो कि कौन सी पार्टी के थे? जो कि लोकदल पार्टी के थे। और बहुत से मुरारजी देसाई भी इसमें आए। तो जनता पार्टी की जब सरकार बनी सभी पार्टियों को मिला जुला कर, तो उसमें फिर पीएम कौन बनाए गए थे जनता पार्टी के उस समय? मोरारजी देसाई बनाए गए। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ज्यादा लंबे समय तक ये पार्टी नहीं चल पाई, क्योंकि जब जनता पार्टी का नेतृत्व मोरारजी देसाई करने लगे 24 मार्च 1970 को वो पीएम बने, उसके बाद से ही क्या हुआ था कि इस जनता पार्टी के अंदर के जो लोग थे उनके बीच में टकराव होना शुरू हो गया। और एक समाजवादी नेता हुआ करते थे मधु लिम्मे, उन्होंने कहा कि दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी, जो लोग जनसंघ और आरएसएस से यहाँ से आए हुए हैं वो या तो आरएसएस के रहेंगे या फिर जनता पार्टी के रहेंगे। लेकिन जनसंघ वालों ने कहा कि हम आरएसएस को नहीं छोड़ सकते, हम जनता पार्टी को छोड़ देंगे। उन्होंने जनता पार्टी को छोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने जनता पार्टी को छोड़ा ये जनता पार्टी बिखर गई। और बिखरने के बाद फिर क्या है, मोरारजी देसाई ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद एक नए प्रधानमंत्री का चेहरा हमें देखने को मिला जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को किसकी वजह से, किसकी सहायता से मुख्य प्रधानमंत्री बनाया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बनाया गया था। वैसे ये कौन सी पार्टी के थे? लोकदल के नेता थे। लेकिन इनकी सरकार भी लंबे समय तक नहीं चल पाई थी। और बाद में फिर क्या हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी और साथ में उनके साथी जो थे जिनका नाम हम लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने फिर क्या किया था? 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना कर दी थी। और साथ में अगर हम देखें इधर से सत्ता में परिवर्तन हो चुका था, इंदिरा गांधी की दोबारा एंट्री हुई और इंदिरा गांधी फिर काफी समय तक यहां पर रही। 1984 में उनकी हत्या कर दी गई। ये थोड़ी सी कहानी थी, मैंने यहां से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको यहां पर समझ में आया होगा। अब इनके बारे में तो शायद आपने सुना होगा। इनका नाम जानने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, भारत की पहली महिला बैरिस्टर कौन थी? तो जल्दी से बताएंगे आप कौन सा जवाब ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा ना कार्नेलिया सोराबजी तो आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। पहले हम बाकी ऑप्शंस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सरोजनी नायडू के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में
कानपुर में हुआ था। उस 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी और ये उस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। क्या उससे पहले कोई भी महिला अध्यक्ष बनी थी? तो कहेंगे हाँ, बनी थी। नाम आता है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, लेकिन वो तो भारतीय नहीं थी। पहली बार भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, जिनको भारत की कोकिला कहा जाता है। बछेंद्री पाल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला जिन्होंने क्या किया था? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट को फतेह किसने किया सबसे पहले भारत की तरफ से? पहली महिला का नाम बताना है तो फिर आप लिख देना बछेंद्री पाल का नाम। बहुत बढ़िया। और किरण बेदी के बारे में तो आपने जरूर चर्चे सुने होंगे, और ये हमारे भारत की क्या है? पहली भारतीय महिला आईपीएस रह चुकी हैं ये, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आप ये बता देना किरण बेदी वर्तमान में किस रूप में कार्यरत हैं। तो वापिस आ जाइए। भारत की पहली महिला बैरिस्टर कौन थी? कार्नेलिया सोराबजी। तो ये कौन है? इनका नाम है कार्नेलिया सोराबजी। इनका आज ही के दिन निधन हुआ था। और इनको किस वजह से जाना जाता है? ये हमारे भारत की पहली महिला अधिवक्ता थी, पहली महिला बैरिस्टर थी। इनका जन्म 15 नवंबर 1866 को हुआ था। कहां पर? नासिक में। और ये नासिक किसका हिस्सा है? तो ये महाराष्ट्र में है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? आज ही के दिन 6 जुलाई 1954 को हुई थी। कहां पर? लंदन में। इनका जो क्षेत्र रहा वो था न्यायपालिका, न्याय से संबंधित थी, ठीक है। कॉर्नेलिया सोराबजी ने ही सर्वप्रथम महिलाओं को कानूनी परामर्श देना आरंभ किया था और महिलाओं के लिए वकालत का पेशा खोलने की मांग इन्होंने ही उठाई थी। एक बैरिस्टर होने के साथ साथ एक अच्छी समाज सुधारक भी थी, एक अच्छी लेखनी भी किया करती थी, क्योंकि ये एक बेहतरीन लेखिका भी थी। ये उस समय बैरिस्टर बनी जब इस क्षेत्र में महिलाओं को वकालत करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इन्होंने अपनी प्रतिभा की बदौलत महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया, उनको कानूनी परामर्श देना आरंभ किया, ठीक है। तो आज ही के दिन क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई और 1894 में ये भारत में पहुंची थी। ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनसे संबंधित। ये चेहरा तो शायद आपने बहुत ही बार देखा होगा। इनका नाम क्या है? तो ये अंबानी है। अंबानी, कौन से अंबानी? धीरू भाई अंबानी। एक बेहतरीन उद्योगपति रहे हैं हमारे भारत के, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना इन्होंने ही की थी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? 28 दिसंबर 1932 को इनका जन्म हुआ था, जूनागढ़ में। और ये जूनागढ़ आपको पता ही है कहाँ पर है? तो ये गुजरात का एरिया है। और इनकी मृत्यु 6 जुलाई 2002 को हुई थी मुंबई में। इनका वैसे पूरा नाम क्या लिया जाता है? धीरजलाल हीराचंद अंबानी, क्योंकि हीराचंद इनके पिताजी का नाम था। और बाद में इनके दो बेटे भी हुए। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रिलायंस कंपनी की जैसे हम बात करते हैं, आजकल बहुत सारी चीजें आपको रिलायंस कंपनी की मिल जाएंगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर कौन थे? तो नाम इन्हीं का आता है। तो आप क्या बता सकते हैं, धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना किस वर्ष की थी? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। जल्दी जल्दी से बताएं।
इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? अगर आपने ऑप्शन ए टिक किया है तो बहुत ही बढ़िया। रिलायंस इंडस्ट्री की कमान इन दोनों भाइयों को विरासत में मिली। क्या आप इनके बारे में तो जानते होंगे, ये हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी बड़े प्रसिद्ध हैं सोशल मीडिया पे, और हर कोई डायलॉग में बोल देता है, कभी किसी को डांटना हो पैसों की कमी के कारण तो बोल देते हैं, क्यों तुम क्या अंबानी के घर पैदा हुए हो? तो ये तो बड़ा फेमस कोट बन चुका है। और इनको, यानी कि इनके जो पिता हैं, ये रहे इनके पिता। इनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्लियर है? और अभी थोड़े ही दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो क्या आप बता पाएंगे? इनका नाम आएगा या फिर अडानी का नाम आएगा? तो दोनों में से आप बताएं। और ये इनके भाई हैं। और अभी जैसे आपको पता है जियो की शुरुआत कर दी गई, अब तो जियो की रिचार्ज भी महंगे कर दिए हैं इन्होंने 3 जुलाई से, है ना? तो ये भी आपने सुना होगा। सभी के पास मैसेज भी आया था, अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो बढ़ा दिए जाएंगे 20% रेट। तो इनके जो पिता थे धीरू भाई अंबानी, कहा जाता है कि उन्हें लकवा मार गया था दाएं हाथ में, और सिर में एक शिरा होती है जो फट गई थी। मुंबई में अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही बेहतरीन उद्योगपति रहे। इन्होंने भारत को एक ऐसा उद्योग दिया जिसकी वजह से आज जो मुकेश अंबानी है विश्व पटल पर अपनी पहचान छोड़े हुए हैं। तो सब कुछ किया धरा किसी का है? धीरू भाई अंबानी का। तो आज इनकी क्या है? पुण्यतिथि है। इस प्रकार आज के दिन की महान विभूतियों के बारे में हमने बातचीत की, जिन्होंने भारत के लिए कुछ न कुछ अच्छा किया, कुछ न कुछ किसी न किसी क्षेत्र में योगदान दिया। तो सभी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिनका आज जन्मदिन है उनको हम बधाई देते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, इस कक्षा को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा टेलीग्राम, फेसबुक, जोश, मोज, हिप्पी, ये ट्विटर एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, शेयर चैट, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च करना एडू रोहित 24। आपको अपनी इस चैनल की प्रोफाइल मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।